आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर किया संबोधित। भारत सरकार की ओर से चीन को एक और झटका। चीनी कंपनी के टेंडर आवेदन को किया खारिज। योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास दुबे पर एक्शन। जेसीबी से गिराया गया उसका घर। चौबेपुर एसएचओ विनय तिवारी को किया निलंबित। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें दे रही हैं दबिश। विकास दुबे का घर उसी की जेसीबी से किया ध्वस्त। देश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 22,000 से भी ज्यादा केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 6.5 लाख के करीब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे की तलाशी अभियान लगातार जोरों पर है और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे के बिठूर स्थित आवास को उसी की जेसीबी से गिराया है और जो भी उसके आवास है उन्हें भी गिराने का फैसला कर दिया गया है, जिसके बाद कानपुर स्थित उसका घर गिराया जा रहा है। और इसके साथ ही दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए करीब 12 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिससे कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, लिहाजा लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लखीमपुर खीरी की एसपी पूनम ने बताया कि विकास दुबे को लेकर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है और यहां नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है, 4 थाने हैं, हर जगह फोटो चस्पा कर दिए गए हैं। एसएसबी के अधिकारियों से भी बात हो गई है। जिले के बॉर्डर पर अलर्ट है और जांच जोरों पर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से विकास दुबे के ऊपर लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सख्त एक्शन लेने का मन बना लिया है और उसका सबूत यही है कि जिस जेसीबी को रास्ते में खड़ा करके पुलिस वालों को मजबूर किया था पैदल आने के लिए, उसी जेसीबी से उसका वही घर ध्वस्त कर दिया गया और भी उसकी संपत्ति अब कुर्क की जा रही है, उसके खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? देखिए, विकास दुबे ने जिस तरह का कांड किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को इसने दहलाया है। अगर मैं आपको बताऊं कि इससे पहले सन 1981 में एटा के अलीगंज थाने में डाकू छविनाश सिंह का आतंक हुआ करता था। उसने 11 पुलिसकर्मियों की हत्या करी थी, यानी कि पूरे थाने की उसने हत्या की थी। उस समय डकैतों का समय था। लेकिन अब इस स्थिति में विकास दुबे जैसा बदमाश, छोटा स्तर का ये बदमाश था, इसने इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड किया है, तो निश्चित तौर से सरकार इसको बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से, जिस तरह से पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके पीछे लगा दी गई है, करीब आपको बताएं कि 2000 पुलिसकर्मी इसके पीछे लगे हुए हैं। एसटीएफ, एटीएस से लेकर तमाम थानों की पुलिस, हर जिले की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। इसके नेपाल भागने की भी आशंका है। कहा जा रहा है ये राजस्थान में भी इसका ठिकाना है। उत्तर प्रदेश में इसको कहीं पनाह मिलने वाली नहीं है। तो जो भी जिले हैं, एमपी से लेकर राजस्थान या नेपाल के जितने बॉर्डर हैं, उन सब पे हर तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बताएं कि इसके पहले श्री प्रकाश शुक्ला का जब आतंक 90 के दशक में हुआ करता था, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ एक गलती की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हजरतगंज चौराहे पर आरके सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ और तमाम अपराधी मारे गए। उसमें श्री प्रकाश शुक्ला भी शामिल था। अगर श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी पुलिसकर्मी पे हाथ ना उठाया होता तो निश्चित तौर से हो सकता है उसका इनकाउंटर ना होता। और यही गलती इस दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने करी है। तो पुलिस निश्चित तौर से 24 घंटे का और वक्त सीएम ने इन लोगों को दिया है कि जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसको भागने के लिए जमीन जो है कम पड़ जा रही है, निश्चित तौर से बात है। और बहुत जल्द विकास दुबे अपने असल अंजाम तक पहुंच जाएगा, ये पुलिसकर्मियों का दावा है।
बिल्कुल नीरज जी, और सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा से पार चला गया हो। कि इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। निश्चित तौर से इस तरह का कांड करने का वो रुका नहीं होगा, लेकिन जो सीमाएं सील की गई हैं हो सकता है वो यहीं पर कहीं छुपा हो, किसी जगह छुपा हुआ हो, क्योंकि उसने अपना मोबाइल जो है वो अपने आवास पे यानी अपने गांव में ही फेंक रखा है, इसलिए उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। उसके जो भी साथी हैं उन सब ने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं और उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, यही एक वजह है। लेकिन चप्पे चप्पे पर इसकी तस्वीरें फ्लैश की जा रही हैं। तमाम जो पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और जगह जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर 50,000 का इनाम तो घोषित हो गया है, लेकिन अब इसके पोस्टर भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं जिससे कि इसको जल्द पकड़ा जा सके। और बहुत ही जल्द ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी का दावा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने। इतना बड़ा कदम करीब 31 साल बाद किसी बदमाश ने अगर उठाया है तो बहुत ही जल्द वो ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा, यानी कि जो इनकाउंटर का सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है वो अब और तेजी से बढ़ेगा और विकास दुबे जैसे जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं इन सब को पुलिस ने ठिकाने लगाने का मन बना लिया है। बिल्कुल नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से 8 निर्दोष पुलिसकर्मियों की इसने हत्या की है तो इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि उत्तराखंड के लक्सर में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने लक्सर तहसील के रायसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि लक्सर के रायसी क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसके लिए स्थानीय खानपुर विधायक के प्रयासों द्वारा शासन से 1,60,00,000 की धनराशि स्वीकृत होने के बाद प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस चिकित्सा केंद्र के बनने से रायसी क्षेत्र की जनता को बेहद लाभ होगा। ये रायसी हमारा खादर क्षेत्र का पिछड़ा हुआ एरिया था। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा कार्य योजना नहीं आई जो अपने आप में एक पहचान रखती हो। 2 वर्ष पहले हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो MSDP योजना होती थी उसके अंतर्गत एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे प्रपोज किया था और बड़े हर्ष का विषय है कि 1,60,00,000 की धनराशि उसमें स्वीकृत हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने कार्यदायी संस्था के रूप में पेयजल विभाग को बना दिया है। पेयजल निगम बनाएगा इसको और हमारे ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे जिला पंचायत भी मौजूद हैं, हमारे गन्ना के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हमारे जिला दूध संघ के चेयरमैन भी मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डिप्टी CMO हैं, विभागीय प्रमुख यहाँ पे चिकित्सा और को यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर अनिल, आप भी मौजूद हैं, मेरे साथ ग्राम प्रधान भी आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि ये शुभकामनाएँ हैं कि ये PHC आपके यहाँ खुल रहा है, आपके मरीजों को दिक्कत नहीं आएगी, क्षेत्र में इससे फायदा। खबर चमोली के पीपलकोटी से, जहां पर बिजली कटौती के चलते लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। और आपको बता दें कि पीपलकोटी में हो रही लगातार बिजली कटौती के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को सूचना देने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसके तहत पीपलकोटी के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं अधिशासी अभियंता ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा। युवा संगठन के तमाम कार्यकर्ता विद्युत विभाग के ऑफिस में गए हुए थे, जिसमें वहां पर अधिशासी अभियंता का घेराव हम लोगों ने किया था, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। इसमें हमारी मांग सर्वप्रथम ये थी कि जिसमें चमोली से लेकर पीपलकोटी तक हमारा सब स्टेशन सेपरेट होना चाहिए और जो आजकल बिजली कटौती की जा रही है इसका पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, अन्यथा पूरे बंड क्षेत्रवासी लोग आंदोलन के लिए जागरूक रहेंगे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के 4 धाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में रुलक संस्था के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 6 जुलाई को पुनः सुनने का मौका दिया है। आपको बता दें कि संस्था द्वारा एटकिंसन का गजेटियर भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि बद्रीनाथ मंदिर में करप्शन है, इसलिए यहां एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। संस्था ने मदन मोहन मालवीय द्वारा 1933 में लोगों से की गई अपील भी कोर्ट में पेश की, जिसके बाद सेक्युलर मैनेजमेंट और रिलीजियस एक्ट 1939 में लाया गया, जिसमें
सेक्युलर मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल राज्य को दिया गया था, जबकि रिलीजियस मैनेजमेंट मंदिर पुरोहित को दिया गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। पीएल में हमने कोर्ट के सामने आज रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो एंशिएंट हिंदू लॉ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पेश किए हैं और हमने कोर्ट के सामने मनुस्मृति को भी रखा, मानव धर्मशास्त्र के जो चैप्टर्स हैं उनको रखा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि टू अपॉइंट द प्रीस्ट इज किंग्स ड्यूटी, और ये किंग जो होता है वो चीफ प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा है। तो उस हिसाब से एज पर एंशिएंट हिंदू लॉ ऑल्सो प्रीस्ट हैव नो बिजनेस टू मैनेज टेम्पल्स। दूसरा, वी हैव पुट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। एटकिंसन्स गैजेटियर आई हैव प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, जिसमें ये लिखा गया है कि इट वाज पब्लिश इन 1884 और एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन द अफेयर्स ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल, और उसके परसुएंट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट बनाई गई थी 1899 में। देन 1933 मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ा एजिटेशन किया, पब्लिक अपील की, और 1939 में उसके परसुएंट एक्ट बनाया गया, जिससे कि टेम्पोरल और रिलीजियस फंक्शंस को अलग अलग किया गया। तो वहीं उत्तराखंड का प्रसिद्ध पटवा पौधा विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पटवा पौधा सरोवर नगरी नैनीताल के निकट पाया जाता है। इसी प्रजाति के नाम पर पटवान डागर नाम का कस्बा भी है। पटवा के बीज सख्त होने की वजह से प्राकृतिक तौर पर नए पौधे उगने की प्रक्रिया भी समाप्त होती जा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि पटवा का वनस्पति नाम मीजोट्रोपिस पेलिटाई यानी कि पटवा है। इस विलुप्त प्राय पौधे की दुनिया में पहचान सर्वप्रथम 1925 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक ऑस्मोस्टोन ने सरोवर नगरी के निकट पटवा डांगर में की थी। उनके अनुसार यह पौधा नेपाल के काली कुमाऊं एवं धोती जिले में भी पाया जाता है, किंतु वर्तमान में यह पौधा उत्तराखंड के पटवा डांगर नाम के स्थान पर ही उपलब्ध है और इसके भी यहां पर कम पौधे बचे हैं। डांगर जो है पटवा के नाम पर ही बना। पटवा का वनस्पतिक नाम मीजोट्रोपिस पेलिटा है, जो फैबेसी फैमिली का है, और इसके जो रूट्स होते हैं उसमें नोड्यूल्स पाया जाता है और ये जो भूमि की उर्वरकता है उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस पौधे के संदर्भ में है, ये पटवा डांगर क्षेत्र से ही रिकॉर्ड किया गया है। और पटवा डांगर नाम इसी के आधार पर हो रहा है, पटवा पौधा और डांगर का मतलब पहाड़ी, यानी कि जो पटवा को संरक्षित करती है वही पहाड़ी पटवा डांगर के नाम से जानी जाती है। लेकिन आज ये पौधा विलुप्ति के कगार पर हो रहा है। कुछ एंटी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं उस पर रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का पुष्प देने वाला ये पौधा आज विलुप्ति की कगार पर है। और इसका प्रोपगेशन रूट स्टॉक से ही हो पाता है, और जो इसका सीड कोट है वो बहुत थिक होता है। इसलिए ये पौधे को बचाना और संरक्षित करना, ताकि हम सतत विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें, ये महत्वपूर्ण है। तो सर ये प्रचुर मात्रा में हुआ करता था सर अब ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है सर। जी सर, इसका बीज निकाल लेते हैं हम, तो बीज निकाल के सर फिर बाद में बीज लगा लिया जाता है। सर ये पटवा डांगर का नाम ही इसी पे, इस पौधे के नाम से ही पड़ा है, पटवा प्लस डांगर करके। जी सर, ये आपकी इसमें विभिन्न प्रकार की रिसर्च हुई है, कैंसर की रिसर्च हुई है इस पौधे से, और सरकार से यही मांग है कि सर इस ओर ध्यान दें और इसका संरक्षण करें, कोई रिसर्च हो जाए, इसमें कोई दवाई निकल जाए, मेडिसिन, स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मिल सके। जहां एक और लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में नई जिंदगी मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर लगातार विवादों में भी आ रहे हैं। पौड़ी जिले से सटे केवर्स गांव में क्वारंटाइन करने को लेकर एक नया विवाद सामने आया, जिसमें दिल्ली से आए प्रवासियों को स्कूल में क्वारंटाइन करने को लेकर ग्राम प्रधान और प्रवासियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। क्वारंटाइन सेंटर में रखने को लेकर दूसरे पक्ष ने ग्राम प्रधान कैलाश सिंह रावत पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें ग्राम प्रधान को कुछ चोटें भी आई हैं। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए प्रवासियों को उन्होंने नियम अनुसार स्कूल में क्वारंटाइन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अब बाहर से आई महिला और उसकी बेटी को क्वारंटाइन सेंटर में ना रखने को लेकर महिला के पति के साथ ग्राम प्रधान का विवाद हो गया। प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता से कोई सुनवाई नहीं करना चाहता या ध्यान नहीं देना चाहता।
अभी प्रधान जी ने बताया कि उनके गांव में कोई दिल्ली से आए हैं और जो डायरेक्ट अपना वाहन रिजर्व करके आ गए थे। जब उनको इन्होंने क्वारंटाइन होने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि जो है पहले तो मान लिया, उसके बाद फिर बाद में गाली गलौज करने लगे, फिर हाथापाई भी कर लिए। तो अभी हमारी संबंधित जो राजस्व उप निरीक्षक है उससे बात हुई है, तो बताया गया कि उन्होंने FIR दर्ज कर लिया उसके खिलाफ। तो देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लगातार बढ़ती महंगाई पर विपक्ष केंद्र और राज्य सरकारों को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद जिला अध्यक्ष विजय कुमार बड़ोई ने बताया कि आज डीजल के दाम पेट्रोल से भी आगे बढ़ गए हैं। जनता पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे में सरकार जनता पर और महंगाई का भार डाल रही है। तो वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में वापस लौटे प्रवासियों को जब तक रोजगार ना मिल जाए तब तक राज्य सरकार 10,000 रुपए प्रति माह उन्हें दे। रूप से डीजल और पेट्रोल जो बढ़ाया है, डीजल पहली बार पेट्रोल से भी आगे निकल गया है और ये मोदी सरकार है। तो जनता त्रस्त है। महंगाई का मामला इतना बढ़ गया है, कोरोना काल अलग से है और परेशानी बढ़ गई है जनता के सामने। और हमारा विरोध है कि कम से कम इस पर राहत जनता को मिले। जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगी तो और कोरोना के कारण से और दूसरी मार पड़ गई है, महंगाई की मार अलग से पड़ गई है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेके उत्तराखंड क्रांति दल ने आज धरना दिया है। साथ में बेरोजगार जो हमारे आए हैं जो प्रवासी लोग आए हैं उनको 10,000 रुपया प्रति माह जो आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो जब तक स्वरोजगार कब तक बनेगा, कब वो रोज़गार खड़ा होगा, तब तक उनकी हालत बहुत पतली हो जाएगी। तो उनको रोज़गार जब तक वो स्थापित कर पाते हैं तब तक उनको 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। तो वहीं राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा के 60 पुलिस अफसरों के तबादले किए। इस सूची में जालोर एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का पुलिस अधीक्षक का CID जयपुर में तबादला किया गया, जबकि CID CB पुलिस अधीक्षक जयपुर से श्याम सिंह को जालोर का नया एसपी बनाया गया। हिम्मत अभिलाष टाक 5 जुलाई 2019 को जालोर में पुलिस अधीक्षक के पद पर आए थे और करीब 1 साल तक जिले में कार्यरत रहने के बाद उनका तबादला किया गया है। तो वही श्रीगंगानगर में घड़साना पुलिस चौकी पिछले कई दिनों से एक कांस्टेबल के भरोसे है। जी हां, कस्बे की लगभग 10,000 की आबादी की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली ये पुलिस चौकी पिछले काफी समय से लगातार नफरी की कमी से जूझ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरी चौकी में एक ही कांस्टेबल है और वर्तमान में इन दिनों कई कांस्टेबल छुट्टी पर भी चल रहे हैं। इससे किसी घटना की सूचना चौकी पर देने आने वाले परिवादियों को चौकी सूनी ही मिलती है, जिससे उन्हें घोर निराशा का सामना करना पड़ता है। पुलिस चौकी राम भरोसे, फरियादी यहाँ आते हैं, ना तो उन्हें कोई अधिकारी मिलता है और ना ही उन्हें कर्मचारी। ये पुलिस चौकी का मुख्य गेट है जो बंद पड़ा है और पुलिस चौकी में जगह जगह जो है वो गंदगी का आलम है, जिस ओर न तो स्थानीय अधिकारी का कोई ध्यान है और न ही किसी कर्मचारी का, जिससे यहाँ पहुंचने वाले फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिस महकमे द्वारा एक बड़ा ध्येय कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। अगर इस प्रकार पुलिस चौकी में हाल बेहाल रहा तो किस प्रकार तो आमजन में विश्वास होगा और अपराधियों में डर होगा। स्थानीय लोगों द्वारा भी कई बार ये अवगत कराया जा चुका है कि पुलिस चौकी में कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं रहता है और न ही कोई अधिकारी, मात्र एक कांस्टेबल के भरोसे ही यह पुलिस चौकी चल रही है। वो कांस्टेबल भी इन दिनों छुट्टी पे चल रहा है, परंतु न तो इस ओर कोई उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही स्थानीय अधिकारी, जिसके कारण यहाँ पहुंचने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पुलिस चौकी में समुचित व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। जो मुख्य जो दीवार है वो भी जर्जर हालात में है और जिसके कारण लोगों को और यहाँ पहुंचने वाले जो फरियादी हैं उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। इस समय रहते इस ओर स्थानीय अधिकारियों को और प्रशासन के आला अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पहुंचने वाले फरियादियों को कुछ निजात मिल सके। मैं मेरे सहयोगी
शिव शंकर बिश्नोई के साथ विकास पारिक, न्यूज इंडिया, गड़साना। श्रीगंगानगर के घड़साना के निकटवर्ती गांव 3 MLD मुख्य रोड के किनारे वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जब वन विभाग के रेंजर से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अतिक्रमण की गई भूमि पर निर्माण कार्य कर टीन शेड बनाया गया है और अन्य भूमि पर भी अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। गांव 3 MLD में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। शरेआम दिन दिहाड़े वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु जनप्रतिनिधि और संबंधित महकमे के जो आला अधिकारी हैं इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि शरेआम इमारतें बन रही है और दिन दिहाड़े कब्जा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वन विभाग का जो कर्मचारी है वो इस कब्जे वाले स्थान से मात्र 100 गज की दूरी पर ही उसका क्वार्टर है, परंतु फिर भी इस ओर जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। अगर इसी प्रकार अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद नजर आए तो ये कह सकते हैं कि वन विभाग की जो भूमि है उस समूची भूमि पर कब्जा हो सकता है। वहीं तमाम प्रशासन के आला अधिकारियों को और वन विभाग के कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और भूमि को, जो वन विभाग की भूमि है, उसे कब्जा मुक्त करवाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी शिव शंकर के साथ विकास पारिक, न्यूज इंडिया, गड़साना। तो वहीं राजस्थान के 12 जिले के अड्रू कस्बे से शेरगढ़ पिकअप वेयर पर पिकनिक मनाने गए आधा दर्जन युवकों में से एक युवक अचानक गायब हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर उसे ढूंढ निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोंक जिले के देवली में जयपुर कोटा राजमार्ग पर सरौली चौकी के पास शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल यह एक तेज रफ्तार होने के कारण एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक पक्के मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना के समय परिजन घर के उस हिस्से में नहीं थे। अजमेर के ब्यावर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और अब अज्ञात चोरों ने कुमावत कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने सूने मकान से 1.35 लाख रुपए की नकदी और करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित कई दिनों से यहां किराए से रहता था और परिवार के साथ घर से बाहर गया हुआ था। देश भर में पेट्रोल और डीजल पर लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में बांदी हुई विधायक GR खटाना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार ने पिछले 25 दिनों में लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों से आम जन पर अतिरिक्त बोझ डाला है। पेट्रोल के दाम कम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन किया है। पिछले 1 महीने से आप बराबर देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस डीजल पेट्रोल के दाम लगभग 10-11 रुपये बढ़ गए। तो कांग्रेस ने पूरे PCC और पूरे AICC के निर्देश के अनुसार ये ज्ञापन यहाँ हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे दिया है। उसी संदर्भ में हमने आज यहाँ बांदी हुई SDO की अनुपस्थिति में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम। तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ नागौर के मेड़ता सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस ले। डीजल और पेट्रोल और गैस के जो भाव बढ़ाए हैं उस पर हमारी पूरी राजस्थान की कांग्रेस एक मत से विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की। और ये इस डीजल के भाव बढ़ने से, पेट्रोल के भाव बढ़ने से किसानों में के ट्रैक्टर और उनके जो कृषि यंत्र हैं उनमें भारी ये गिरावट है उनमें। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ दमनकारी जो नीति है उसकी किसानों के प्रति और व्यापारियों के प्रति दूसरे क्षेत्रों में उनका हम डट कर विरोध कर रहे हैं और ये आशा करते हैं कि ये भाव कम होने चाहिए।
अजमेर के ब्यावर शहर में एक साथ कोरोना के 5 मामले सामने और इनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। ये सभी शहर के सूरजपोल गेट क्षेत्र से हैं। जानकारी मिली है कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले उसी क्षेत्र में 27 जून को एक लड़की की शादी थी और शादी में शहर से बाहर से बाराती आए थे। हाल ही में इसी क्षेत्र से एक 58 वर्षीय बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की थी। फिलहाल एक ही क्षेत्र से 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद चिकित्सा प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं भरतपुर में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार कोरोना महामारी के चलते फीका रह गया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिले में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू। ऐसे में किसी भी स्थान पर एक समय में 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर बैन है, जिसके चलते इस बार भरतपुर शहर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया गया। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे भरतपुर में हमारे बिहारी जी की परिक्रमा लगती थी और बिहारी जी में लगभग 300 भंडारे लगा करते थे और पूरे भरतपुर की जो परिक्रमा में लगभग 500 भंडारे लगाए जाते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते शहर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। उसको देखते हुए ये गुरु पूर्णिमा का जो भंडारे का कार्यक्रम है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमारी सेवा समिति भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, भंडारे का आयोजन करती थी। वहीं राजस्थान के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर नीरज डांगी को कांग्रेस नेता मोहम्मद असगर अहमद ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर पुष्प भेंट कर बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मोहम्मद असगर अहमद ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से कहा कि वे राज्य के कई अहम मुद्दों पर संसद में बात करें और राजस्थान की आवाज को दिल्ली तक बुलंद करें। बाड़मेर के समदड़ी में क्षत्रिय घाची समाज की ओर से पाली के पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल मनरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान पाली के पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर बजरी माफिया सरदार राम भाट और उसके सहयोगियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। ज्ञापन हमारे समाज के पूर्व विधायक पाली के श्री भीमराज भाटी जिनके ऊपर कलाली गांव में 17 जून को ये मनरेगा के निरीक्षण के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ का एक सरदार राम भाट करके एक अपराधी है, वो हमेशा इस तरह की घटनाओं में रहा है, तो आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो उसने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर कुछ लोगों के बहका कर उनके ऊपर हमला करवाया और उसके बाद आज 4 तारीख हो गई है, करीब 15 दिन होने का है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और न ही मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। पंद्रह अगस्त 1947 का सूरज जो भारत को बना गया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 72 साल का सफर बढ़ता गया, समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, विज्ञान और तकनीकी के साथ जमीन से अंतरिक्ष तक बढ़ता भारत, विदेशों में नई पहचान के साथ पुनः विश्वगुरु बनने की राह पर भारत। बढ़ते भारत के हर कदम में आपके साथ सबसे आगे न्यूज़ इंडिया 24/7।
हरिद्वार की पावन गंगा, केदारनाथ में बजते शंख, पर्वतों से बहते झरने, राजनीति की दांवपेच, आमजन का जीवन, उत्तराखंड के उठते हुए सवाल। देखिए अपना उत्तराखंड में सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज इंडिया और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी।